नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एक टॉपिक बेसिक विद्युत, जिससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके साथ में उत्तर जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल IT एक्सपर्ट। आज मेरी इस महत्वपूर्ण क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति के मूल कण कौन कौन से होते हैं? तो प्रकृति के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो प्रकृति के जो मूल कण हैं वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कहलाती है? परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए भार, बी ऑप्शन परमाणु भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु एक संरचना होती है जिसमें 3 मूल कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो जिसमें ऑप्शन है, पहला 94, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन है 118, चौथा ऑप्शन है 124। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 तथा कृत्रिम रूप से बनाए हुए 24 है और कुल 100 तत्व 118 हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु भार किसके बराबर होता है? एक हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक, अभी पूछा है इसमें परमाणु भार क्या होता है। तो ए ऑप्शन प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या तथा ऑप्शन डी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो परमाणु भार होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर। तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्व नहीं है। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से तत्व कौन सा नहीं है। तो तत्व ए के प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। तो आपको बता दूं, इन चारों ऑप्शन में से जल है। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2 तत्वों से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन हो गया डी, जल तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं। ए
पदार्थ, बी मिश्रण, सी यौगिक तथा डी उपयुक्त सभी। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सी सही आंसर, यौगिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से यौगिक बताइए। अपने को चार ऑप्शन है, उनमें से यौगिक बताना है कौन सा है। तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। ए NaCl नमक, बी H2O जल, सी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो तीनों जो नमक, जल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रकृति के मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसके खोजकर्ता के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ए जेम्स चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी गोल्डस्टीन तथा ऑप्शन डी है जे थॉमसन। तो मैं आपको बता दूं, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के नाभिक की खोज की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अपना डी आंसर हो गया जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन। निम्न में विद्युत का प्रकार नहीं है। तो विद्युत दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है चल विद्युत, दूसरी होती है स्थिर विद्युत। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती विद्युत, ऑप्शन बी चल विद्युत, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत के दो प्रकार हैं, चल और विद्युत। जो अपने पास ऑप्शन है ए प्रत्यावर्ती विद्युत, यह विद्युत का प्रकार नहीं है। तो अपना सही आंसर हो गया प्रत्यावर्ती विद्युत। अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन ए होल्स के प्रवाह को, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों के प्रवाह को, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, ऑप्शन डी प्रोटॉनों के प्रवाह को। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अपना सी आंसर हो गया सही। अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा के प्रकार हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार के, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ए अल्टरनेटिंग करंट, बी डायरेक्ट करंट, सी उपयुक्त दोनों। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक ऐसी जिसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या अल्टरनेटिव करंट कहते हैं तथा दूसरा डीसी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। तो अपना सही आंसर हो गया सी उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन। निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक एवं प्रतीक क्या है? ए मात्रक है वोल्ट, प्रतीक आई। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर तथा विद्युत धारा का प्रतीक इंटेंसिटी, क्योंकि इसकी गति तीव्र होने के कारण इसे इंटेंसिटी कहा जाता है। इंटेंसिटी के आई शब्द से इसका प्रतीक लिया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में से बी ऑप्शन, जिसमें मात्रक एम्पियर तथा प्रतीक आई दिया गया है, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विद्युत धारा की चाल क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन। विद्युत धारा की चाल पूछी है इसने। विद्युत धारा की चाल में ए ऑप्शन है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
ऑप्शन सी है 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा की चाल जब मीटर में पूछी जाए तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। वही इकाई जब किलोमीटर में पूछी जाए तो 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और वही सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत धारा कौन सी है जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो मैंने विद्युत धारा के आपको 2 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार बताया था एसी विद्युत धारा, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, तथा दूसरा बताया था मैंने दिष्ट धारा, डीसी या डायरेक्ट करंट। तो वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं, जिसे एसी, शॉर्ट, और हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन एसी। निम्न में से वह विद्युत धारा कौन सी है जिसका मान व दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। तो वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ स्थिर रहता है उसे दिष्ट धारा या डीसी या डायरेक्ट करंट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसमें चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन डीसी डायरेक्ट करंट दिया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट करंट या डीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। तो पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी विशिष्ट चालकता, ऑप्शन सी प्रतिरोध, तथा ऑप्शन डी विभव। तो अपना जो ऑप्शन है सी, अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो विरोध करे उसे पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन सी हो गया हमारा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करे। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में सुगमता प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी विशिष्ट चालकता, ऑप्शन डी विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए चालकता। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे कार्य करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के गैसीय तथा उष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें लगा फिलामेंट जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म होता है, और गर्म होने के साथ साथ इसमें जो गैस है उसका आयनीकरण होता है, और आयनीकरण होने के कारण हमें ये रोशनी प्रदान करता है। तो इसके सही आंसर दोनों ही हैं, गैसीय प्रभाव तथा उष्मीय प्रभाव। तो हमारा सही आंसर सी व डी दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन, हॉस्पिटल में मरीज की हड्डियों के चित्र को विद्युत धारा के कौन से प्रभाव से बनाया जाता है। तो मैं बता दूं, हड्डियों के चित्र का मतलब है एक्सरे से, और हॉस्पिटल में जो एक्सरे बनाया जाता है उसमें भी एक विद्युत धारा का प्रभाव है। देख लेते हैं कौन सा है। अपनी जो हड्डियों के ऊपर एक्सरे किरण, एक्स किरणों को गिराया जाता है, जिसके कारण उसकी जो छाया बनती है वो छाया हड्डियों का चित्र बनता है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण प्रभाव या एक्सरे या रे प्रभाव, रे इफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आकृति निश्चित होती है। यहाँ पे पदार्थ की अवस्था के बारे में बात चल रही है। तो पदार्थ की अवस्था 5 प्रकार की होती है। ये अवस्था कौन सी उसमें देखते हैं। ए ऑप्शन ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आकृति निश्चित होती है वह ठोस अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की
चौथी अवस्था कौन सी है? ए ठोस, बी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, सी प्लाज्मा, डी गैस। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस है, दूसरी अवस्था द्रव है, तीसरी अवस्था गैस, चौथी है प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है तथा पांचवी अवस्था के बारे में हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा भी पदार्थ की चौथी अवस्था। तो पांचवी अवस्था है ऑप्शन ए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसका सही आंसर ए है। बी प्लाज्मा जो कि चौथी अवस्था है। सी ठोस जो कि पदार्थ की पहली अवस्था है तथा डी द्रव जो कि पदार्थ की दूसरी अवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सूर्य तथा तारों पर चमक का कारण बनने वाली अवस्था को कहा जाता है? मैं आपको बता दूं कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है उसे सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड तक देखा जाता है। इसकी तुलना सूर्य तथा तारों के चारों ओर की जो चमक है उसके चमक के कारण या जो बिजली का कड़कना जो कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है उसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की तुलना उसके साथ की गई है। तो ऑप्शन डी हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जल विद्युत की खोज किसने की? ऑप्शन ए थेल्स, ऑप्शन बी फेराडे, ऑप्शन सी वोल्टा, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम जल विद्युत की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसने एक वोल्टेक नामक सेल का निर्माण किया था। उसके बाद फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से जल विद्युत की खोज की। अगला क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में परमाणु पर कौन सा अवयव पाया जाता है? परमाणु के तो तीन कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी धनात्मक आवेश, ऑप्शन सी ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसमें परमाणु पर उदासीन आवेश पाया जाता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों पर किस प्रकृति का आवेश पाया जाता है? तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया भी, इलेक्ट्रॉनों की खोज जे थॉमसन ने की थी, जिससे इन्होंने ऋणात्मक प्रकृति का बताया गया। तो इसमें हमारा सी आंसर है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ऑप्शन उदासीन परमाणु भी उदासीन होता है सामान्य अवस्था में तथा न्यूट्रॉन भी उदासीन होता है। धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक आवेश। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर सामान्यतः कौन सा आवेश पाया जाता है? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी धनात्मक आवेश, ऑप्शन सी ऋणात्मक आवेश तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन पर सामान्यतः जो आवेश पाया जाता है वो धनात्मक आवेश होता है, जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु पर कौन सा आवेश पाया जाता है जब परमाणु में उपस्थित कणों में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो? सामान्यतः परमाणु में कोई आवेश नहीं पाया जाता दोस्तों। यह क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता है, अगर परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इस पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तथा एक इलेक्ट्रॉन
ग्रहण कर लेता है तो इस पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो मैं बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगी तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होने के कारण परमाणु पर भी धनात्मक आवेश हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिस पे परमाणु पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अगला, परमाणु के नाभिक में प्रकृति के कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों कण। तो परमाणु के नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं वो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। तो हमारा सी आंसर हो गया सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु की संरचना की तुलना किसके साथ की गई है। देखते हैं ऑप्शन ए सौरमंडल के समान, ऑप्शन बी तरबूज के समान, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के समान, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। सौरमंडल के परमाणु के जो नाभिक की पृथ्वी के साथ तथा इसके चारों ओर ग्रह उपग्रह सौरमंडल के समान तथा तरबूज के समान इनकी तुलना की गई है। तरबूज के अंदर बीज के कण हैं, उन्हें की तुलना इलेक्ट्रॉन के साथ की गई है। परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। तो चालक पदार्थ की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 8 इलेक्ट्रॉन तथा ऑप्शन ई 1, 2, 3, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। तो चालक की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 व 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे चालक कहते हैं। अगर 1, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अच्छा चालक तथा 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह बुरा चालक कहलाता है। परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। अर्धचालक पदार्थ की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह चालक कहलाता है। जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो वह अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक क्या होता है, जो चालक तथा अचालक दोनों की तरह व्यवहार करे। ये तापमान पर निर्भर करते हैं, तापमान घटाने या बढ़ाने पर अपनी प्रकृति के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया, जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है वो अर्धचालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो चालक पदार्थ की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अचालक पदार्थ की अंतिम कक्षा में मैं आपको बताऊं कि एक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जब वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह एक अचालक बन जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि अचालक की तरह व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब हमारे पास वही क्वेश्चन घूम के आ गया। ये दिल्ली मेट्रो में कई बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत विभवांतर, ऑप्शन सी विद्युत धारा और ऑप्शन डी आवेश। तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर की किसके बराबर होता है। तो आपको बता दूं, जब आवेश की तुलना की जाए तो आवेश होता है विद्युत धारा तथा समय के
गुणनफल के बराबर होता है। वहीं हम जब बात करें 1 एम्पियर की, तो वहाँ धारा का मान निकालने पर कूलाम जो आवेश है, आवेश प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हुआ उसके बारे में है। तो 1 एम्पियर तुल्य होता है कूलाम प्रति सेकंड। यहाँ हमारा सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ मार्क कर दीजिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो भारत में डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे शून्य बताया गया है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जिसमें हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मानी जाती है, तथा 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अमेरिका में विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी के मान में कितनी कमी या कितनी बढ़ोतरी हो सकती है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो भारत में जो मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है वह अपने मान में ±3%, अर्थात इसका मतलब है -3% की कमी हो सकती है तथा 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फ्रीक्वेंसी का मान 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 तक कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? विद्युत धारा के मान, अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का विपरीत विशिष्ट प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यही हम बात की जाए विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की, तो जिसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर माना गया है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो गया बी सही, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। 1 kWh किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 यूनिट, ऑप्शन बी 2 यूनिट, ऑप्शन सी 1 वाट, ऑप्शन डी 1 जूल। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होती है। 1 kWh को घरों के अंदर मापी गई विद्युत ऊर्जा की इकाई 1 kWh होती है, जिसे 1 यूनिट कहते हैं। निम्न में से परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन सी रदरफोर्ड जिन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की या प्रोटॉन के ऊपर आवेश की खोज की, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, जिसे परमाणु की नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समय का सबसे छोटा मात्रक होता है?
तो समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड माना जाता है। एमकेएस पद्धति के अंदर, सीजीएस पद्धति, सभी इकाइयों में समय का मात्रक सेकंड होता है। वहीं बात की जाए समय के सबसे छोटे मात्रक की, तो समय का सबसे छोटा मात्रक माइक्रो सेकंड में मापा जा सकता है। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे माइक्रो सेकंड समय का छोटा मात्रक है, और समय का सीधा मात्रक पूछे तो सेकंड है। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार अलग अलग होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संभारिक, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी समस्थानिक, ऑप्शन डी समपरमाणुक। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं परमाणु भार अलग अलग होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं, तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा परमाणु भार समान हो तो उन्हें समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना में नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है के, एल, एम और एन में इलेक्ट्रॉन वितरण का क्रम है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन वितरण का क्रम 212 के नियम के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली एन को कक्षा माना गया है। पहली कक्षा के अंदर इस सूत्र के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन तथा चौथी कक्षा एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 2, 8, 18, 32। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आवर्ती का मात्रक होता है और प्रतीक होता है। तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज तथा आवर्ती को अंग्रेजी के अंदर फ्रीक्वेंसी कहा गया है, जिसके पहले अक्षर अप से इसके प्रतीक को वर्णित किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए हर्ट्ज, बी फ्रीक्वेंसी, सी हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी, डी फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज, और डी ई इनमें से कोई नहीं। तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज और प्रतीक एफ है, तो हमारा सी आंसर हो गया सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्धचालक का प्रकार है। अर्धचालक किसे कहते हैं? परमाणु की अंतिम कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो, वो अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। ए ऑप्शन सिलिकॉन, उसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन जर्मेनियम, इसकी भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी कार्बन, जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे जो अर्धचालक हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा कार्बन तीनों ही हैं। तो उपयुक्त तीनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत एक प्रकार की खालिस्तान है। तो विद्युत एक प्रकार की, आपको मैं बता दूं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। हमारे पास ऑप्शन है ए है शक्ति, बी है बल, सी है ऊर्जा तथा डी है परमाणु, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए हमारा सी आंसर हो गया सही। चलिए बढ़ते हैं। आज की क्लास हमारी इतनी है, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, जिसमें ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।